तो अभी जो हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट वो है आपका बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसमें क्या होता है, आपका एक सिस्टम है वो कंसीडर किया जाता है जिसमें क्या होते हैं आपके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं आपस में आइडेंटिकल होते हैं, बट आपस में क्या होते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं, सच एज गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग यू एनर्जी। यू क्या है आपकी टोटल एनर्जी एट अ टेम्परेचर टी। तो ये जो पार्टिकल्स आपके हमने लिए हैं जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए, तो ये क्या होते हैं, इनके सेम एवरेज एनर्जी आपकी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये वेरियस एनर्जी लेवल्स में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आपके। तो अगर वेरियस एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो इन पार्टिकल्स की सेम एवरेज एनर्जी नहीं हो सकती है आपकी। अब इसके बाद अगर मैं कंसीडर करूं इफ़ N1 मॉलिक्यूल्स आपके जो हैं वो पजेस करते हैं एनर्जी E1, N2 के पास क्या है E2 एंड सो ऑन। आगे आपके क्या है, ऐसे कैसे चलते रहे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरह से आएंगे, उसको हमने मान लिया है N, तो वो क्या आएंगे N1 प्लस N2 एंड सो ऑन Ni तक समेशन Ni। तो ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अगर मैं बात करती हूँ टोटल एनर्जी की, वो क्या है आपकी U, तो वो क्या आती है आपकी N1 इंटू में E1, जो आपकी एनर्जी स्टेट है, जो एनर्जी है मॉलिक्यूल की, और मॉलिक्यूल आपका उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो वो क्या है आपका एनर्जी। और टोटल एनर्जी किस तरह से निकाली जाएगी, हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी उसके साथ मल्टीप्लाई करके उन सबको प्लस करना है। तो समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल है आपका, और टोटल नंबर जो आपकी क्या है उसकी मॉलिक्यूल की एनर्जी है आपकी। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कौन सी चीज़ है आपकी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसके टोटल एनर्जी जो हमने अभी ये निकाली, ये क्या हो आपकी कॉन्स्टेंट हो, तो आपके जो स्मॉल वेरिएशंस हैं dn और du, मॉलिक्यूल की स्मॉल चेंज आपका या फिर एनर्जी का स्मॉल चेंज, वो क्या होंगे आपके मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो होंगे आपके। तो इस तरह से इस इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे हम, dn इज इक्वल टू समेशन ऑफ dni इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वो क्या है आपकी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में आपके स्मॉल वेरिएशंस क्या होते हैं, मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से दोनों के दोनों इन दोनों इक्वेशंस का अगर हम स्मॉल वेरिएशन ले लेते हैं वो दोनों ज़ीरो के इक्वल आ गए हैं, और इस इक्वेशन को हमने दे दिया है नंबर 3 एंड 4। उसके बाद आता है आपका थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है, हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करने होते हैं जिसमें कि आपके जो मॉलिक्यूल्स दे रखे होते हैं N1 N2 सो ऑन Ni टाइप के, जो कि आपस में क्या होता है डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम अरेंज कर सके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। मतलब एक तरीके से आपके ये एनर्जी आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, और इसमें हम जो हमारे मॉलिक्यूल्स है डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स है उनको अरेंज कर सके कि ये कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन से एनर्जी लेवल में जाएंगे। तो इनके जो वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज जो होंगे पार्टिकल्स के अरेंज करने के एक एनर्जी लेवल में, उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आपकी। और इसका फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम W से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक तरीके से रेशो होता है किसका, n फैक्टोरियल बाय में जितने नंबर ऑफ आपके पार्टिकल्स हैं उन सब का फैक्टोरियल आपका मल्टीप्लाई में। तो ये आपका थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। अब हमने क्या करना है, लॉग लेना है आपका दोनों साइड में, जो आपकी इक्वेशन आई थी। तो जो हम आगे लॉग लेते तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपका इस तरह से लिखा जाएगा। और आप सबको पता ही होगा ये लॉग की आपकी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो आपकी नीचे वाली टर्म होती है वो माइनस में आ जाती है लॉग के साथ। प्रॉपर्टी होती है आपकी log m बाय में log n वाली, जिसमें इज इक्वल टू में क्या आ जाता है आपका log m माइनस में log n। तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने आपकी इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया है। उसके बाद ये जो सारे के सारे आपके टर्म्स हैं जो लॉग में है, ये फिर से हमने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है एक तरीके से, ठीक है ना।
सॉरी, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी नहीं है, सॉरी समेशन है ये यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ लॉग है आपका n1 n2 एंड सो ऑन ni तक। तो इन सब का यहाँ पर आपका क्या लिया गया है, समेशन लिया गया। तो ये आपका यहाँ पर इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 6 बन गई है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर स्टर्लिंग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये किसके लिए होता है आपका, बड़े आपके जो फैक्टोरियल्स होते हैं वो निकालने के लिए, ठीक है, फॉर्मूला फॉर फैक्टोरियल्स ऑफ लार्ज नंबर्स। तो इस तरह से हमारे पास ये आपका स्टर्लिंग फॉर्मूला होता है। तो ये हम अप्लाई करेंगे आपकी इक्वेशन 7 को 6 पर। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो आपका क्या आता है, ये नेचुरल लॉग n आपका फैक्टोरियल है, तो इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका नेचुरल लॉग w, यानी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का हमने नेचुरल लॉग लिया है, तो वो किसके इक्वल आएगा आपका n log n माइनस n, स्टर्लिंग फॉर्मूला, माइनस में आपका ये वाला समेशन सारा का सारा आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने जो आपकी ये वाली वैल्यू थी इस पर भी स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई कर दिया तो आपकी ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब हमें ये पता है आपका कि जो आपका इसको जैसे अलग करके मान लो हमने लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये वाला माइनस का माइनस आएगा, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका। तो ये जो आपकी वैल्यू होते हैं समेशन ऑफ एन आई, नंबर ऑफ जो आपके पार्टिकल्स हैं उसका समेशन अगर हम करें तो वो एन के इक्वल आपका आता है ये वाली टर्म। तो नेक्स्ट इक्वेशन में आपकी ये n के इक्वल लिखी गई है और यहाँ पर माइनस का n और यहाँ पर प्लस का n, दोनों के दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का जो आपने लॉग लिया था वो किसके इक्वल आएगा, n log n माइनस में समेशन ऑफ ni log ni के इक्वल आ जाएगा, जिसे हमने क्या बोला है, इक्वेशन नंबर 8 आपका बोल दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 8 आई है उसको हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 8 विल बी डी एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ डी एन आई लॉग एन आई। तो यहाँ पर जो आपकी ये वाली वैल्यू है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको पता है n क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो आपकी सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग में ये वाली वैल्यू ही आपकी नहीं रहती है, वो 0 के इक्वल हो जाती है। तो आपकी सिर्फ और सिर्फ ये वाली इक्वेशन इस तरह से रह जाती है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, इक्वेशन 9 का नाम दिया गया है। अब आपकी जो एक्चुअल इक्विलिब्रियम स्टेट होती है सिस्टम की, वो किसके इक्वल होती है, स्टेट हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हेन W इज मैक्सिमम। यानी आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होती है, जब आपकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। और उस स्टेट को, उस सिस्टम को स्टेट में क्या बोलते हैं, एक्चुअल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम। उसके बाद अंडर दोज कंडीशंस जो आपका चेंज इन W या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है और आपका लॉग ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है वो 0 के इक्वल आ जाएगा इन कंडीशंस के अंडर। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 9 है वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपकी 0 के इक्वल आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम है यहाँ पर। जब ये यहाँ पर मैक्सिमम है तो इसका जो चेंज आता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, द सिस्टम अंडर कंसीडरेशन इज अ क्लोज्ड सिस्टम। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, अब क्लोज्ड सिस्टम बन गया है। अगर मैं बात करूँ इक्वेशन नंबर 3, 4, 9 की, तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए सिस्टम क्या है आपका, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पे है। तो हमने क्या करना है, जो ये हमारी इक्वेशन आई है 10 इक्वेशन आई है, इसको हमने किससे सॉल्व करना है, लैग्रांजेस मेथड से हमने आपकी सॉल्व करनी है। तो इसमें हमने क्या ले लिए, जैसे हम उसमें आपके 2 कांस्टेंट ले लेते हैं वैसे ही इसमें हमने 2 कांस्टेंट ले लिया, आपका अल्फ़ा डैश और बीटा, एडिंग रिजल्ट्स टू इक्वेशन 10। तो ये आपकी इक्वेशन 10 थी, इसमें हमने अल्फ़ा डैश और बीटा एनर्जी की एक टर्म उसके साथ लगाई है, ये वाली चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं
और ये भी किसके इक्वल आ रहा है हमारा, 0 के इक्वल। वही बस इक्वेशन में पुट किया और कुछ नहीं किया, आपका सिंपल है। और इसमें जब हम दो टर्म ऐड कर रहे हैं तो एक सिंपल वाली है, ठीक है, कांस्टेंट जो हम ऐड कर रहे हैं वो अल्फ़ा डैश है, और एक जो हम दूसरा कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं उसके साथ हमारी क्वांटिटी लगी हुई है, आपकी एनर्जी वाली लगी हुई है क्वांटिटी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने 1 प्लस अल्फ़ा डैश जो ये वाली टर्म है इसको अल्फ़ा मान लिया है और इसको इक्वेशन 11 में पुट कर दिया है। तो अब ये हमारी क्या बन गई है, इस तरह से ये इक्वेशन सारी की सारी बन गई है हमारी। अब अगर मैं वेरिएशंस की बात करूँ dn2 और सो ऑन dni तक, तो वो सारी के सारी आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। तो जो हमारे dni है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता एक तरीके से, ठीक है, या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। तो ये तो हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएशन है, ये इंडिपेंडेंट है और ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी आपकी होती ही है चेंज वाली, ठीक है। बट आपकी जो ये वाली है ये किसके इक्वल आ चुकी है, अब ये वाली 0 के इक्वल आ चुकी है। अगर ये नहीं होगी तो ये वाली होगी, सो द अदर मस्ट बी 0। तो अगर हम इसको 0 लेकर चलते हैं तो ये इक्वेशन इस तरह से सॉल्व हो जाएगी, आपकी ये वाली जो टर्म है सारी की सारी इधर चली जाएगी आपकी। देन आपका जो लॉग है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया है। एक्सपोनेंशियल में चेंज होने के बाद आपकी ये वाली इस तरह से आ गई है आपके टर्म, और यहाँ पर ni किसके इक्वल आ चुका है आपका, एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस अल्फ़ा इंटू में एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस बीटा आपकी एनर्जी की टर्म EI। जो ये आपका 13 जो एक्सप्रेशन आया है इसको हम क्या बोलते हैं, 13 एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आता है तो यहाँ तक आप कर सकती हो आपका, बट इसके आगे भी थोड़ी सी डेरिवेशन आपकी रहती है जिसमें आप क्या लेकर जाते हो, आपकी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एक फॉर्म और रहती है, वो और आगे से चलती है। तो वो आपकी किस तरह से आगे चलेगी डेरिवेशन वो देखते हैं। इस लॉ से जो 13 वाला है इससे हमें वैसे एक्चुअल में पता क्या लगता है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मैक्रोस्टेट, एक मैक्रोस्टेट की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहते हैं, इस लॉ से हमें ये पता लगता है। इट गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Ni पोजेसिंग एनर्जी EI एट सर्टेन टेम्परेचर। तो हमने क्या करना आगे, आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो हमने करना है उसकी डेरिवेशन चलती है, तो उसको क्या करते हैं हम दोनों साइड में क्या करते हैं, सम्मेशन ले लेते हैं। कौन सी इक्वेशन पर लेते हैं, इस वाली पर, ये 13 वाली इक्वेशन पर हमने क्या किया, सम्मेशन आपका ले लिया है। तो दोनों साइड में सम्मेशन लिया तो इस तरह से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सम्मेशन को अलग अलग कर दो, आपकी इस वाली पर नहीं रहेगा, ये वाला कांस्टेंट है आपका, बट यहाँ पर EI आपका टर्म लगा हुआ है, ये यहाँ पर आपकी क्या है, एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी आ गई है एक तरीके से, तो इस वाली पे तो आपका आएगा ज़रूर। फिर उसके बाद हमने कंडीशन यूज़ करी है कि ये जो आपका समीशन ऑफ Ni किसके इक्वल होता है, N के इक्वल होता है। तो ये आपकी जो 14th इक्वेशन है यहाँ पर Ni रिप्लेस करके समीशन ऑफ Ni रिप्लेस कर कर N लिख दिया गया है, इज इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फ़ा इंटू में समीशन ऑफ e की पावर माइनस बीटा EI, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है, और ये क्या है, इसके साथ एक थर्मोडायनामिक आपकी प्रॉपर्टी लगी हुई है, जिसके साथ आपका समीशन है, क्योंकि ये बहुत सारी वेरिएबल है ये एक तरीके से। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन किस तरह से आएगी, e की पावर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू N बाय में आपका समीशन ऑफ e की पावर माइनस बीटा EI। तो ये यहाँ पर इस तरह से इसकी वैल्यू आ चुकी है, किसकी, e की पावर माइनस अल्फ़ा, ये क्या है, एक कांस्टेंट, तो आपके कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है यहाँ से। तो अब इसको क्या करना है, ये वाली जो अननोन कांस्टेंट है आपका अल्फ़ा, ये क्या है आपको 13 में आपको पुट करनी है। जो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर आपको पुट करना है, यहाँ पर ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी e की पावर माइनस अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाएगी। सो आपकी वो वैल्यू एलिमिनेट होने के बाद ये इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह से आपकी इक्वेशन आने के बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स इट कैन बी शोन दैट जो आपकी बीटा होती है, जो बीटा की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, अगर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करें 1 बाय में KT के इक्वल होती है,
और के टी की जो होती है आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती है, के क्या होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और टी क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है आपका। तो ये किस तरह से लिखी जा सकती है, आपकी बेटा को बस रिप्लेस कर दो 1/kT से, तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसमें ये जो ये वाला आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n वाला है, इसको इधर ले जाओ तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। इसमें जो आपकी ये वाली टर्म आती है ni में n आती है, वो क्या आती है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आपकी जो ei है वो क्या है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है आपकी। इसके बाद आपका क्या आता है, इक्वेशन 18 इज अनदर फॉर्म ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब बस आपको क्या करना, आपकी ख़त्म होने वाली है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ये। अब ये क्या है आपका, यहाँ पर आपकी एक टर्म आ जाती है जी आई आपका क्या है, डीजेनरेसी फैक्टर है आपका, जो कि आपको यहाँ पर ऐड करना है। जी आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एनर्जी लेवल। आपको मैंने बताए थे जब माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट कर रहे थे, तो ये क्या है आपके E1 E2 एनर्जी लेवल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, एनर्जी स्टेट होते हैं। तो ये क्या है आपका नंबर ऑफ स्टेट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एनर्जी लेवल। तो जो आपकी इक्वेशन है वो इस तरह से आ जाएगी और ये रिक्वायर्ड फॉर्म है किसकी, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। तो आपका जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था वो यहाँ पर पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है।